Yes, so as far as the negotiable instrument act is concerned, इसमें दो चीजें सबसे पहले में ध्यान में रखनी है। देखो, हमारा सिर्फ चैप्टर नंबर 17 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो एचपीजीएस के सिलेबस का पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ एक अमेंडमेंट्स जो है, जैसे कि एक हमारा जो ऑलरेडी 1988 का अमेंडमेंट था, जिसके अकॉर्डिंगली हमारा चैप्टर नंबर 17 इनकॉर्पोरेट किया गया, और उसके बाद ही आपका 2018 में एक अमेंडमेंट हुआ था 2 अगस्त 2018 को। ठीक है, तो उन दोनों अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंगली देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच यूज्ड टू कम इन द प्रीलिम्स एग्जाम्स। तो उन सारे क्वेश्चंस का एक बार ध्यान रखना है। आज के जो हमारा सेशन है, सबसे पहले तो मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कुछ एक बेसिक प्रोविजंस को पहले यहाँ पे डिस्कस करूंगा, एंड देयर आफ्टर वी विल कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद दिस। जस्ट होल्ड ऑन, गिव मी अ सेकंड। या सो देखो, एज सच जहां तक सब्जेक्ट की बात है, इट इज वेरी सिंपल काइंड ऑफ द एरियाज जो कि यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से हमारे एचपी में पूछे जाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जहां तक बात है प्रीलिम्स की, ठीक है, तो प्रीलिम्स में तो एज वी ऑल नो कि 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के इससे पूछे जाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जहां तक हमारे मेंस के एक क्वेश्चंस की बात है, देखो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप लोग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो आप लोगों की अपनी विश है, ठीक है, अपनी डिस्क्रिप्शन है। बिकॉज एज फार एज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज कंसर्न, मैं इस तरह से बता रहा हूँ, जहां तक प्रीलिम्स की बात है, देयर इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चंस इन द क्रिमिनल लॉ पेपर। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम मेंस की बात करें, तो मेंस के पेपर में वी हैव द 40 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, 40 नंबर का सवाल जो है वो पूछा जाएगा। अब इस 40 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आपको करना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या नहीं करना है, मैंने कहा कि वो आपकी डिस्क्रिप्शन है। बिकॉज देखो ना, लोकल लॉ के अंदर वी हैव द एक्साइज, नेगोशिएबल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो आप इन 4 सब्जेक्ट्स में से किन्हीं भी 3 सब्जेक्ट्स को जो है वो चूज करके रख सकते हैं। लाइक एज फार एज एक्साइज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर कंसर्न, इन 3 सब्जेक्ट्स में ऑल टुगेदर द अप्रोच ऑफ द बेयर एक्ट इज टू बी सीन। ठीक है, सिर्फ बेयर एक्ट के बेसिस पे ही आप लोग अपने मेंस के आंसर्स को लिख पाएंगे। यू डोंट हैव दैट मच ऑफ केस लॉज एज फार एज द फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और एक्साइज एक्ट इज कंसर्न। नीदर द कंटेंट अपार्ट फ्रॉम द बेयर एक्ट कैन बी रिटन इन द एग्जाम। ठीक है, आपके जो सवाल है वो बहुत बड़े बड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें मतलब कंटेंट आपको काफी ज्यादा लिखना है। सो यू कांट गो बियॉन्ड दैट, और उसको जैसे पूरा का पूरा सेक्शन पूछ लेते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर फॉरेस्ट एक्ट पढ़ा है या वाइल्ड लाइफ पढ़ा है, तो सेक्शन 30 जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट का, वो डायरेक्टली पूछ लेंगे, 32 पूछ लेंगे। तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है कंसर्न प्रोविजन से रिलेट कर जाता है, और उस प्रोविजन को लिखते लिखते जो है 5, 7, 10 नंबर का अगर सवाल है, तो इट ऑल टुगेदर टेक्स दैट मच ऑफ टाइम। बट एज फार एज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज कंसर्न, इसमें हमारे बेयर एक्ट के जो प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस तो छोटे हैं, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को अगर आप लेके चलते हैं, तो यहाँ से एक तो केस लॉज को आपको साथ में लेके चलना है। ठीक है, बिकॉज बिना केस लॉज के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो आंसर अगर आप करते हैं, तो वो अच्छा आंसर नहीं बन पाएगा। बिकॉज एरिया छोटा है, प्रोविजंस छोटे हैं, तो इतना ज्यादा कुछ वैसे लिखने को नहीं है बेयर एक्ट के बेसिस पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यू कैन एक्सप्रेस योर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द केस लॉज। तो सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स जो है सेक्शन नंबर 138, 139, 140, 142 के ऊपर, उन जजमेंट्स को आप लोग अपना एक कंसोलिडेशन करके जरूर रखिएगा। आई विल आल्सो शेयर विद यू पीपल सर्टेन जजमेंट्स इंपॉर्टेंट जो है, तो उससे भी कुछ एक कंटेंट आपको मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप लोग अगर अपने एंड पे भी कुछ जजमेंट्स अगर रेडी कर रखे हैं, तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो नेगोशिएबल का आंसर अगर लिखना है, तो इसके लिए थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर रहेंगे। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्साइज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्क ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ब्रॉडर एरिया जो है, प्रोविजंस कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, इतना पता हो तो काम हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो थोड़ा सा आपको एडिशनल जो है अपने नोट्स के ऊपर काम जो है वो करना पड़ेगा। तो इसको पहले से ही आपके जो भी सब्जेक्ट्स आप चूज कर रहे हैं मेंस के लिए, क्रिमिनल लॉ के कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ, तो उन सब्जेक्ट्स में पहले से ही देख लेना कि आपको नेगोशिएबल करना है या नहीं करना है। अगर तो करना है, तो सिनॉप्सिस और अपने नोट्स प्रिपेयर करके रखेंगे अलॉन्ग विद द केस लॉज।
अगर नहीं करना है तो दैट इज ऑल टुगेदर योर डिस्क्रिप्शन। देयर आफ्टर एक्साइज फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में से कोई भी जो सवाल वहां पे आएंगे वो डायरेक्ट बेस्ड है, डायरेक्ट आपको मिलता है मेंस के पेपर में, यू कैन फॉलो दैट। ठीक है, सो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ यू हैव देयर। ठीक है, चलिए, सो वी आर स्टार्टिंग विद द सेशन फॉर टुडे। देखो, सबसे पहले तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जहां तक बात है, दिस लॉ वाज इनैक्टेड। आप लोग अपनी कॉपीज या पेजेस जो भी आप लोग कैरी करते हैं साथ में क्लास के टाइम पे ना, उस पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाज इनैक्टेड in the year, it is 9th of December 9th of December 1881। ठीक है, 9th of December 1881 को this law was enacted, and 1st of March 1882, ठीक है, 1st March 1882 is the date of enforceability. It came into force on this date. ठीक है, it came into force on this particular date. तो ये दोनों ही डेट्स 9 दिसंबर 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया गया, और 1st of March 1882 इज द डेट ऑन विच दिस लॉ केम इनटू फोर्स। अब यहाँ से हम लोगों का जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा रेलेवेंट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 17। ठीक है, चैप्टर नंबर 17, और चैप्टर नंबर 17 जो है इट वाज इंसर्टेड, ठीक है, इट वाज इंसर्टेड ऑन 1st of April 19, लिखते जाना, 1st of April 1989। 1989 में 1st of April को this chapter was introduced in the Negotiable Instrument Act, which is specifically for the dishonor of the checks। ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर द डिसऑनर ऑफ चेक्स। अब ये डिसऑनर ऑफ चेक्स के लिए जो स्पेशल चैप्टर इनैक्ट किया गया, उसके पीछे कुछ कारण थे। देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो हमारे पास पहले से ही है, लेकिन when it comes to the recovery of the money, ठीक है, तो रिकवरी ऑफ द मनी को लेके इधर यू गो इनटू द सिविल कोर्ट, और जब नॉर्मली हम सिविल कोर्ट्स के पास रिकवरी ऑफ द मनी को लेके केसेस फाइल करते थे, सिविल सूट फाइल करते थे, तो इट यूजुअली टेक मोर टाइम फॉर द कोर्ट्स टू फाइनली सेटल दोज डिस्प्यूट। तो ये जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको चेक की बात कहते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज जो था वो देखने को मिलता था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू गिव द पोस्ट डेटेड चेक्स। ठीक है, आपको जो है पोस्ट डेटेड, जैसे आज एक व्यक्ति जो है वो कहता है कि मुझे पेमेंट कर दो, तो आपने कहा कि अभी तो पैसा नहीं है, 2 महीने बाद आएगा, तो मैं 2 महीने के आगे की डेट का एक चेक आपको दे देता हूँ। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब पोस्ट डेटेड चेक्स, जिनको पीडीसी भी कहा जाता है, वो जब इशू होते थे, या अदरवाइज भी लोग चेक साइन कर देते थे लेकिन उनके बैंक में पैसा नहीं होता था, तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट जो थे वो हमारे सिविल कोर्ट्स में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा बल्क में आने लगे, जिसके कारण से लेजिस्लेचर ने ये एक अमेंडमेंट किया 1988 के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट 1st of April 1989 को जब ये इन्फोर्सिबिलिटी में आया, 1988 का अमेंडमेंट है, 1st of April 1989 को फोर्स में आया, जिसके बेसिस पे ये जो हमारे डिसऑनर ऑफ चेक्स के जो मामले थे वो सारे क्रिमिनल एक्शन की तरह से देखना शुरू किया गया, एंड द क्रिमिनल कोर्ट्स गेट्स द जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन सच काइंड ऑफ मैटर्स। So this is the basic policy behind the enactment of chapter number 17 of the Negotiable Instrument Act. Now, देखो, जहां तक इस पर्टिकुलर एरिया से जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज है, कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जहां से आपको सवाल जो है वो नहीं आ सकता, देयर इज नो सच क्वेश्चन। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ एक लोग पुराने बेयरक्स अगर कैरी कर रहे हैं, जिनका वैसे आप लोग भी फ्रेशली ग्रेजुएट हो या 1-2 साल ही हुए ग्रेजुएशन किए, तो अगर बेयरक्ट खरीदा है तो नया बेयरक्ट होना चाहिए। 2018 में एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था 2018 में। The amendment was introduced in the Negotiable Instrument Act and new provisions were created, that is 143 कैपिटल ए एक नया प्रोविजन इनैक्ट किया गया, और एक आपका सेक्शन नंबर 148। ये दो प्रोविजंस जो थे 2018 में अमेंडमेंट हुआ है 2 अगस्त 2018 को। ठीक है, 2 अगस्त 2018 को ये अमेंडमेंट हुआ, which came into force on 1st of September 2018। ठीक है, 1st of September 2018 को this particular amendment act of the negotiable instrument
ये इन्फोर्सिबिलिटी में आया। तो ये दो प्रोविजन, दोनों के अंदर मल्टीपल प्रोविजंस आर बीइंग मेंशन, ठीक है, अलग अलग से क्लॉजेस मेंशन किए गए, जिनमें से रिसेंटली देखा गया है कि अलग अलग स्टेट्स में जहां पे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सिलेबस का पार्ट है वहां पे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम लगभग सारे ही एरियाज को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर सेशन इटसेल्फ, एंड विल सी दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर एज फार एज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज कंसर्न। पहले देखो छोटे छोटे से इश्यूज हैं। नंबर वन इज कि डिसऑनर ऑफ चेक फॉर द इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड्स की जहां तक बात है, डिसऑनर ऑफ चेक्स में जो इसका फर्स्ट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 138। तो 138 का एक बेसिक प्रिंसिपल आप लोगों को समझना है कि जिस भी व्यक्ति ने चेक साइन करके दिया था, इधर दैट पर्सन वाज अंडर अ डेट और ही वाज अंडर एनी अदर लायबिलिटी, तो ये दोनों ही चीजें जो है सेक्शन नंबर 138 के अंदर रखी गई हैं, दैट द पर्सन whosoever has given the negotiable instrument, that is a check to the other person, so that person was under any debt or he was under any other liability। जरूरी नहीं है कि जो भी आपकी दूसरे के प्रति लाइबिलिटी हो उसको डेट का ही नाम दिया जाए, उधारी कहा जाए, rather it can be called to be something else also। तो अलग अलग तरीके से लाइबिलिटीज जो है वो हो सकती है। So there are certain notifications which were passed in the meanwhile, ठीक है, 2012 में कुछ नोटिफिकेशंस हुई जिसमें टाइम को लेके कुछ चेंजेस किए गए एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो आई एम टेकिंग अप सर्टेन क्वेश्चंस टुडे जो आपके इस जो सेक्शन 138 से लेके 148 तक का जो एरिया है जिसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आई एम ओपनिंग द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट yeah, I hope the questions are visible on your screens, yes? Yes, sir. ठीक। Yeah, so the first question which we have is, ठीक है, किसी को कोई भी डाउट होगा ना as far as the negotiable instrument act is concerned, तो डाउट्स जो हैं वो आप लोग अपने यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के भी भेज देना। अदरवाइज भी एट द टाइम when we are going to conclude this particular session for today, तो आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे I will take up those also, ठीक है। The first question is, the complaint of taking cognizance of an offence under section 138 of the Negotiable Instrument Act has been made within 15 days of the cause of action, within 1 month of the cause of action, within 3 months of the cause of action, and the last one is within 6 months of the cause of action। 138 के अंदर जब भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के अंदर डिसऑनर ऑफ चेक को लेके कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो द कंप्लेंट विच इज टू बी फाइल्ड वो कितने समय के अंदर जो है वो फाइल होनी चाहिए, ये सवाल इस चीज से रिलेट कर रहा है। एंड द ऑप्शंस आर 15 डेज फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन, 1 month, 3 months और 6 months from the date of cause of action। Yes, everyone, your participation must be there in this session। Yes, it is a very simple and a straightforward law, nothing conceptual, everything which is there is based upon the bare acts। Yes, only Kasak has given me the answer। ठीक है, सुरेंद्र का भी जवाब आया है। सरिता, यू आर सीइंग 3 months फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन। नो, इट इज नॉट 3 months, ठीक है। आप सेक्शन नंबर 142 142 नंबर जो सेक्शन है हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, उसको देखेंगे। सेक्शन नंबर 142 के अंदर सेक्शन 1 के अंदर क्लॉज नंबर जो बी है, ठीक है, मैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 142 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट जो है इसका ना वो सभी के पास होना चाहिए। जहां जहां से भी मैं मार्किंग करवाऊंगा उसको मार्कअप करते रहना, ठीक है। सेक्शन नंबर 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी जो है, इन दैट पर्टिकुलर एरिया इट इज रिटन दैट द कोर्ट विल टेक द कॉग्निजेंस व्हेन द कंप्लेंट इज फाइल्ड विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन, ठीक है। तो यहाँ पे द राइट आंसर इज 1 month, ठीक है, 1 month ये, ठीक है। अब एक और मैं बात बता देता हूँ। देखो कुछ एक के पास पुराने अगर बेयर एक्ट होंगे ना तो उसमें अपडेटेड अमेंडमेंट्स जो है वो शायद ना हो, ठीक है, क्योंकि 2015 में भी कुछ एक चेंजेस थे, 2012 में भी चेंजेस हैं।
तो जहां जहां पे चेंजेस होंगे, अगर पुराना बेयर एक्ट है तो उसको इनकॉर्पोरेट उसी बेयर एक्ट में कर लेना जो भी चेंज हुआ है, एंड ट्राई टू गेट फॉर द न्यू बेयर एक्ट। ठीक है, उसको एक बार ले लेना ताकि जो है परेशानी ना आए आपको समझने में। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है, मैं एक बार पहले क्वेश्चंस को टेकअप कर लूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद एक ब्रीफ में ना इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अगला सवाल है that who as a drawer of a check can be prosecuted for the non-payment of check due to insufficiency of the fund under 138 of the negotiable instrument act। इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जिसको नॉन पेमेंट ऑफ द चेक के लिए जो है हम लायबल ठहरा सकते हैं। ठीक है, सो इट इज ओनली अ ह्यूमन बीइंग, ओनली अ कोऑपरेटिव बॉडी, ओनली अ फर्म, एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज। यस, व्हाट इज द राइट आंसर as far as this question is concerned? ठीक है, all of these. So every human being can be prosecuted। ठीक है, जिसका भी चेक डिसऑनर होता है he can be prosecuted। ठीक है, नंबर 2 इज कॉर्पोरेट बॉडी और फर्म जो है, इसकी बात आपको सेक्शन नंबर 141 के अंदर मिलेगी। दैट इज इफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, sorry, if there is the dishonor of the check is there by a corporate body or by a registered firm, etc. So it is also to be regulated in reference to section number 141 of the this negotiable instrument act. Next question is the offense of dishonor of check or insufficiency of funds in the account of the drawer is punishable with। अगर कभी भी किसी व्यक्ति का चेक डिसऑनर हो जाता है इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड्स के कारण से, तो उस व्यक्ति को कानून के अंदर कितनी सजा जो है वो रखी गई है। नंबर 1 इज imprisonment for a term which may extend up to 1 year or with fine which may extend up to the amount of check or with both। ठीक है, दूसरा है imprisonment for a term which may extend up to 2 years or with fine which may extend to twice the amount of the check or with both। Next one is imprisonment for a term which may extend up to 6 months or with fine which may extend up to rupees 500 or with both। And the last one is imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine which may extend to rupees 5,000 or with both। Yes, so everyone is giving me the answer, that is option number B is the right answer। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज परफेक्टली फाइन, इट इज द राइट आंसर। कभी भी जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है इसका सेक्शन नंबर 138 के अंदर चेक डिसऑनर हो जाता है और आप एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कोर्ट हैज द पावर टू गिव द पनिशमेंट व्हिच कैन एक्सटेंड अप टू 2 years और विद फाइन दैट मे बी द ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अगला सवाल है अ चेक कैन बी प्रेजेंटेड within the period of 3 months from the date on which it is drawn only once, 2 times only, 4 times only, or any number of times। A check can be presented within the period of 3 months from the date on which it is drawn only once, 2 times, 4 times, or any number of times। ठीक है, देखो सवाल इस चीज से रिलेट करता है कि जैसे आप कोई भी जो चेक है, ठीक है, कोई भी जो चेक है, जो चेक के ऊपर डेट लिखी होती है, उस डेट के 3 महीने के अंदर अंदर आपको वो जो चेक है वो बैंक के सामने लगाना होता है। अगर आप बैंक के सामने वो चेक 3 महीने के अंदर नहीं लेके जाते हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जो चेक है उसको ट्रंकेटेड चेक हम जो है वो कहते हैं कि अब उस चेक की वैलिडिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। तो ये सवाल उस चीज से रिलेट कर रहा है, कह रहा है कि चेक कैन बी प्रेजेंटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट इन विच इट इज ड्रॉन, कि आप एक बार उसको प्रेजेंट करेंगे 2 times ओनली, 4 times ऑफ ओनली, और एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, एक चेक कितनी बार जो है वो बैंक के सामने लेके जाया जा सकता है। ठीक है, सो इट इज सभी लोगों ने आंसर दिया दैट ओनली वंस। देखो कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आप सिर्फ एक ही बार चेक लेके जाएंगे, rather you can present the check before the bank any number of times, doesn't matter।
ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसी टाइम लिमिट जो है वो फिक्स नहीं की गई, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, इट इज एनी नंबर ऑफ टाइम। अगला सवाल जो है yes, the question is, if a person committing an offense under 138 of the Negotiable Instrument Act 1881 is a company, the offense shall be deemed to be guilty of the offense. या यहाँ पे who shall be deemed to be the guilty for the offense वो आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, a person who at the time of offense was at the time when the offense was committed was in charge of or was responsible for the conduct of the business of the company and not the company, कि सिर्फ वो व्यक्ति जो बिजनेस ऑफ द कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसी को हम गिल्टी ठहराएंगे, कंपनी को नहीं ठहराएंगे। नंबर 2 इज कंपनी इन इट्स नेम। तीसरा ऑप्शन है अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और लास्ट है दैट अ पर्सन इन चार्ज ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी एज वेल एज द कंपनी। सेक्शन नंबर 141 से आपका ये सवाल रिलेट करता है कि अगर किसी कंपनी के द्वारा कोई चेक दिया गया है और वो चेक डिसऑनर हो जाए तो गिल्टी कौन ठहराया जाएगा? द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी, ओनली कंपनी और बोथ, ठीक है। सो यू पीपल आर गिविंग द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। बोथ ऑफ दीज, दैट इज द कंपनी एज वेल एज द पर्सन और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द कंपनी और द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑनर ऑफ द चेक, ठीक है। अगला सवाल जो है इसको पढ़ते हैं। लिखा है अ कंप्लेंट अगेंस्ट द ड्रॉअर ऑफ अ चेक डिसऑनर्ड फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड्स मस्ट बी मेड within 1 month from the date on which the cause of action arises under clause C of the proviso to section 138 of the Negotiable Instrument Act, within 30 days of the receipt of the information from the bank regarding the check, return of the check as unpaid, within 15 days on the expiration of the notice sent to the drawer by the of such check by the paid demanding payment of the amount, or within 6 months from the date on which the check is drawn, ठीक है। सवाल आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अ कंप्लेंट अगेंस्ट ड्रॉयर मस्ट बी मेड विद इन विच टाइम, ठीक है। 1 महीना जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन राइज हो जाता है। अब ये सवाल ऐसा पहले भी आया था लेकिन थोड़ा सा सवाल में ऑप्शंस अलग हैं। विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द इंफॉर्मेशन, 15 दिनों का जब नोटिस दोगे तो नोटिस के बाद। तो ये टाइम जो है कंप्लेंट जो है वो कितने समय के अंदर आपको जो है वो मूव करनी है, ठीक है। मोनिका सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अ कंप्लेंट अगेंस्ट ड्रॉअर ऑफ द चेक डिसऑनर्ड फॉर इनसफिशिएंसी मस्ट बी मेड विद इन विच टाइम। तो कंप्लेंट आप जो है कोर्ट में किस समय के अंदर मूव करते हैं? यस, ऑप्शन नंबर ए और सी में एक बार थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन है, एक बार इसको देख लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी व्हिच इज द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। मोनिका यू शिफ्टेड टू ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो जो कंप्लेंट है वो 15 दिनों का तो नोटिस पीरियड है ना, वो 15 दिन खत्म होने के बाद आपका 1 महीने का समय शुरू होता है जिसके बीच में आपको जो है कंप्लेंट मूव करनी है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। आपको इसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो प्रॉपर प्रोसेस है वो इस तरह से रहेगा। देखो आपने जैसे आज आपने एक बैंक में एक चेक लगाया, ठीक है। दैट चेक इज प्रेजेंटेड बिफोर द बैंक। 3 महीने के अंदर अंदर वो बैंक में आपको चेक लगाना पड़ता है। जो भी डेट लिखी है चेक के ऊपर 3 महीने के अंदर आपको बैंक में जाना है। अगर आपको वो चेक डिसऑनर हो जाता है, ठीक है, द मोमेंट द चेक इज डिसऑनर्ड, तो आपको क्या करना है विद इन 30 डेज, ठीक है, जो है एक नोटिस जो है ड्रॉअर को आपको देना पड़ता है, ठीक है। ड्रॉअर कौन है? जिसने चेक साइन किया था। यू हैव टू गिव 30 डेज नोटिस रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन दैट द रिटर्न ऑफ द चेक इज देयर, ठीक है। अनपेड चेक जो है वो वापस आया है। अगर वो उसके बाद भी कुछ नहीं करता है तो 15 दिन टाइम इज गिवन टू द ड्रॉअर टू मेक द पेमेंट, ठीक है। जिस दिन उसको नोटिस रिसीव हो गया ना, आपने 30 दिनों का नोटिस दिया, जस्ट सी ओवर हियर, जैसे
फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 13th ऑफ जून है ना, सो मान लीजिए 13th ऑफ जून को आज एक चेक साइन करके दिया गया, तो इस चेक की वैलिडिटी जो है वो 3 महीने तक है। विद इन 3 मंथ्स दिस चेक इज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द बैंक। अब आपने ये बैंक के सामने चेक दिया, बैंक ने इस चेक को रिटर्न कर दिया अनपेड, ठीक है, मतलब कि खाता धारक जो है, जो अकाउंट होल्डर है, उसके खाते में पैसा जो सफिशिएंट मनी है वो नहीं है, तो इट इज रिटर्न अनपेड। द मोमेंट इट इज रिटर्न, तो बैंक क्या करेगा कि वो चेक के ऊपर एक स्टैंप लगा के दे देगा दैट इज इट इज अनपेड। तो आपको विद इन 30 डेज एक नोटिस जो है वो भिजवाना पड़ता है टू द ड्रॉर। तो जिस व्यक्ति ने आपको चेक साइन करके दिया था, उस व्यक्ति को आपने विद इन 30 डेज एक नोटिस भिजवा दिया कि ये चेक जो है मेरे पास अनपेड वापस आ गया है, ठीक है। तो अगर वो 30 डेज के जैसे ही उसको ये 30 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन है, इसके बीच में आपने जब उसको नोटिस सर्व कर दिया, तो उस व्यक्ति को 15 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है, उसको आपने टाइम दिया है पेमेंट करने का। द मोमेंट द नोटिस इज रिसीव्ड बाय दैट पर्सन, 15 डेज टाइम इज गिवन फॉर मेकिंग द पेमेंट। अगर वो 15 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं करता है, देयर आफ्टर योर 1 month पीरियड स्टार्ट्स नाउ टू फाइल द क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट सच पर्सन। तो इट इज लाइक दैट, है ना, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, yeah, the question is that chapter number 17 containing the sections 138 to 148 आएगा यहाँ पे, अब अमेंडमेंट हो गया ना, तो 148 was introduced by the Negotiable Instrument Act number 65 of the 1988, Act number 66 of 1988, Act number 67 of 1988 और Act number 68 of 1988। yes, ऑप्शन नंबर बी पे आ रहे हैं सरिता, एक्ट नंबर 66 ऑफ 1988, परफेक्टली फाइन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था 1988 का, जिसकी इन्फोर्सिबिलिटी 1989 में हुई है 1 अप्रैल को, दिस पर्टिकुलर एक्ट इज ऑफ एक्ट नंबर 66 ऑफ 1988, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला सवाल भी आई होप यू पीपल कैन आंसर इट, दैट हाउ मच टाइम इज गिवन फॉर कंप्लेंट of dishonor of check? 45 days of the intimation of dishonor, 90 days of intimation, 30 days of intimation, or 15 days of the intimation of dishonor? How much time is given for complaint of the dishonor of check? It is 45 days. कितना समय आपके पास कंप्लेंट फाइल करने का? 45 days from the intimation of dishonor, 90 days of the intimation of dishonor, 30 days और 15 days। थोड़ा सा सोच समझ के सवाल को समझेंगे, उसके बाद ही आंसर कीजिए। ठीक है, सो पीपल आर रेफरिंग मी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 30 days फ्रॉम द इंटीमेशन ऑफ द ऑर्डर। ये 30 days लिखा है, प्रोवाइडेड अगर यहाँ पे 1 month होता तो हम 1 month मार्क करते। द रीजन इज बिकॉज the period is to be seen in reference to section number 142 of the Indian Negotiable Instrument Act। तो वैसे 30 days का जो आप मार्क कर रहे हैं दैट इज फाइन। अगला सवाल है, द ऑफेंस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक एक्सक्लूड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, मेंजरिया और ऑल ऑफ द अबव। ऑफेंस ऑफ द डिसऑनर ऑफ चेक एक्सक्लूड, किस चीज को डिसऑनर ऑफ चेक वाला जो ऑफेंस है हमारा, ये एक्सक्लूड करता है? यस, strict liability, absolute liability, mens rea or all of the above। ठीक है, I've got 3 answers, that is option number C should be there। देखो आपका जहां तक ये डिसऑनर ऑफ चेक की बात है,
mens rea is not to be seen as far as the offense of 138 is concerned. The only thing which we are going to see is whether there is the dishonor or not. Okay, so it is the principle of strict liability and absolute liability which is being placed by section number 138 of the Negotiable Instrument Act. Very good. Next question है, what are the defenses available against the proceedings under section 138 of the Negotiable Instrument Act? What are the defenses available against proceedings under section 138 of the Negotiable Instrument Act? Absence of legally enforceable debt, absence of legal notice, lack of jurisdiction, or all of the above. कौन सा डिफेंस जो है 138 के मामले में एक व्यक्ति जो है वो रेज कर सकता है? ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी यू पीपल आर रेफरिंग. ठीक है, देखो अगर एक व्यक्ति ये कह दे दैट देयर इज नो लीगली इन्फोर्सेबल डेट और एनी लायबिलिटी, तो इट कैन बी अ डिफेंस. Absence of a legal notice is also a defense, and if there is a lack of jurisdiction of the court, still it is a defense. सर क्वेश्चन 9 बताना सर, एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 9. Just hold on. Yeah, this is the question number 9. That is offense of dishonor of check excludes what? ठीक है, कि कौन सी चीज है उसको हमारा सेक्शन 138 का जो ऑफेंस है वो एक्सक्लूड करता है. सेक्शन 138 के अंदर कोई भी मेंजरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, because we used to presume that if a person is given a check, he was under a debt or liability, so men's is not to be seen. Rather, the offense of 138 is based upon the principle of strict and absolute liability. Okay, if you have signed the check, if you have given it to the drawee, to the pay, so you will be liable accordingly. सर तो राइट आंसर क्या है इसका? ए बी दोनों ही है. Can you please repeat? Pardon? स्ट्रिक्ट सर जैसे आपने बोला ना सर, ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पर भी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पर भी है, तो सर ये दोनों आंसर है इसके, ए और बी? हाँ दोनों ही. नहीं नहीं, इसमें एक्सक्लूड क्या कर रहा है ना, सवाल है कि इस सेक्शन नंबर 138 का जो अपराध है वो कौन सी चीज को एक्सक्लूड करता है. जी जी जी. ठीक है, एक्सक्लूड करता है. तो एक्सक्लूजन है मेंजरिया का, बिकॉज मेंजरिया इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर 138. ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ 138, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ 138, बट मेंजरिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ 138. दैट इज द एक्सक्लूजन मांग रहा है ना. जी सर. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन बेस्ड अपॉन अ केस लॉ. द क्वेश्चन इज दैट देयर मस्ट बी, अगर आप लोग इसको अपनी नोटबुक्स में लिखना चाहो तो लिख लो. जो एक फ्रेज लिखा गया है, दैट देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक एलिगेशन regarding the role played by each of the director. सेक्शन नंबर 141 के ऊपर ये हमारा केस है. क्वेश्चन है that there must be a specific allegation regarding the role played by each of the directors, then only they will be liable for prosecution under 138 of the Negotiable Instrument Act. In which of the following cases the statement was made? It is Devi Liars versus Nawab Jan, Vice Srilata versus Mukund Chand Bothra, Todd Engineers India Limited versus Nagarjun Finance Limited, and BIP System Limited versus State. So this particular phrase was given in Todd Engineers India Limited versus Nagarjun, जिसपे कोर्ट ने ये कहा था कि अगर एक कंपनी में एक से ज्यादा डायरेक्टर्स हैं तो आपको स्पेसिफिक एलिगेशन जो है वो डायरेक्टर्स के ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी आप उस डायरेक्टर की लाइबिलिटी जो है 138 के ऑफेंस के लिए बना सकते हैं. अगर आपने स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगाए, रादर रेंडमली यू आर सजेस्टिंग दैट ऑल द डायरेक्टर्स आर लायबल, so it is not justified. So Todd Engineers India versus Nagarjun Finance Limited is the judgment over this particular point. ठीक है, अगला सवाल है, the effect of the notice under section 138 of the Negotiable Instrument Act is that payee forfeits the right to again present the check for payment. The payee can, क्वेश्चन है ना कि आपका जो नोटिस हम देने वाले हैं वहां पे within 30 days आपको जो नोटिस देना होता है, तो उसका बेसिकली इफेक्ट क्या होगा? दैट द पेई फॉरफिट्स द राइट टू अगेन प्रेजेंट द चेक. द पेई कैन प्रेजेंट द चेक फॉर द पेमेंट. द पेई कैन प्रेजेंट द चेक विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट और नन ऑफ द अबव. ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द नोटिस?
ध्यान से कसक ध्यान से सवाल समझेंगे। क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ द नोटिस अंडर 138 is that the payee forfeits the right to again present the check for the payment. The payee can present the check for the payment. Next one is the payee can present the check with the permission of the court or none of the above. ठीक है, सवाल को ध्यान से समझे। देखो होता क्या है कि जब मान लीजिए मैंने एक चेक जो है बैंक में लगाया, बैंक ने उस चेक को रिटर्न कर दिया अनपेड, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं अभी जो जिसने चेक साइन किया था, जो ड्रॉर है, मैं उसको अभी नोटिस ना दूं और मैं दोबारा से बैंक में चला जाऊं और बैंक से दोबारा से कोशिश करूं कि पैसा मिल जाए। लेकिन अगर एक बार मैंने जो हमारा ड्रॉर है, अगर मैंने उसको नोटिस भेज दिया, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो पेई है वो दोबारा से उस चेक को प्रेजेंट नहीं कर सकते। देखो चेक कोर्ट बैंक के अंदर प्रेजेंट करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन एक बार अगर आप नोटिस भिजवा दें तो उस चेक को दोबारा से आप जो है पेमेंट लेने के लिए बैंक में नहीं जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई द पे forfeits the right to again present the check for the payment because you have given the notice to the opposite party. So option number A is the right answer over here. Okay, option number A is the right answer. ठीक है, अगला सवाल है, the question is the demand notice in writing has to be given to the drawer by the payee under 138 the negotiable instrument act, and after receiving the intimation from the bank of the dishonor of check within the period of 15, 30, 60 और none of the above. कितने दिनों के बीच में आपको नोटिस जो है वो ऑपोजिट पार्टी को देना होता है? यस, जब बैंक आपको ये बता दे कि आपका चेक नहीं मिल पाएगा, डिसऑनर हो चुका है, तो आपको नोटिस कितने समय में देना है? दिस इज विदिन 30 days पीरियड यू हैव टू सर्व द नोटिस टू द ड्रॉर। ठीक है, अगला सवाल है that which of the following is who is of the following is not liable for prosecution under 141 of the negotiable instrument act? इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जिसका धारा 141 के तहत लाइबिलिटी जो है हम फिक्स नहीं कर सकते? नंबर 1 is any person nominated as a director by virtue of holding any office or employment in the central government, any person nominated as a director by virtue of holding any office or employment in the state government, any person nominated by virtue of holding any office or employment at center owned or controlled financial corporation, or all of the above. Who of the following is not liable to be prosecuted under section 141? ठीक है सुरेंद्र, एक बार आप सेक्शन नंबर 141 को डीप में पढ़ेंगे, ठीक है? एंड द राइट आंसर ओवर हियर इज दैट इफ एनी पर्सन is nominated as a director, so that person is not liable for the prosecution as per section number 141 of the negotiable instrument act. ठीक है, अगला सवाल है that for the purpose of section 141 of the negotiable instrument act, company means, company का मतलब negotiable instrument act के अंदर धारा 141 के तहत क्या है? any corporate body, a firm, other association of individuals, or all of the above. Okay, so I believe that this is a very common question and the answer can be given by everyone. That is all of the above. Company means any corporate body, a firm, or association of individuals. Okay. The next one is, it is a matchmaking question. Matchmaking question है. Number 1 is cognizance of offense. Number 2 is offense by companies and firms. Number 3 is dishonor of checks for insufficiency of funds, and last one is power of the court to try summarily. ठीक है, देखो cognizance of offense is to be correlated with section number 142. Offense by companies and firms is to be correlated with 141. Dishonor of checks for the insufficiency of fund is to be correlated with section number 138. And power of the court to try the offense summarily is to be seen in reference to 143. So correct matchmaking can be done accordingly. ठीक है, so इसमें जो आंसर है that is आंसर नंबर बी, लेकिन इसका चलो कॉमन क्वेश्चन है, not that much technical. ठीक है, अगले सवाल पे आ रहे हैं that which of the following court is empowered to try an offense relating to the dishonor of check or the insufficiency of the funds? ठीक है, कौन सा कोर्ट जो है वो डिसऑनर ऑफ चेक्स के केसेस को सुन सकता है? जेएम सेकंड क्लास, जेएम फर्स्ट क्लास, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, और नन ऑफ दी? वेरी सिंपल,
it is judicial magistrate of first class who will take the cognizance for such cases. अगला सवाल है that power of the court to try cases summarily. अभी अभी इसी हमने रिलेटेड एक सवाल देखा भी है. Power of the court to try the cases summarily is given in 143, 142, 138, 139. The answer is 143 of Negotiable Instrument Act. ठीक है. अगला सवाल है every trial under section 143 of the Negotiable Instrument Act shall be conducted as expeditiously as possible, and an endeavor shall be made to conclude the trial within 3 months from the date of filing of the complaint, within 1 month, within 6 months, or within 1 year. ठीक है, तो 6 months पे आप लोगों ने आंसर दे ही दिया. चलिए, वेरी गुड. ठीक है, so you people are very much familiar with this particular subject, I think, है ना. 5 नंबर तो आप लोग लेके ही आएंगे. अगला सवाल है that section 141 of the Negotiable Instrument Act deals with the offences caused by government servants, individual and companies, both individual alone or company. Section 141 deals with the offences caused by government and servants, individuals and companies, individuals alone or company. सोच समझ के सवाल का जवाब. सेक्शन 141 के अंदर कौन ऑफेंस करने के लिए लायबल ठहराया जाता है? ठीक है, सो आई गॉट द आंसर फ्रॉम यू पीपल, दैट इज ठीक है. सुरेंद्र कह रहे सर इंडिविजुअल एंड कंपनीज. देखो, सेक्शन नंबर 141 के अंदर बेसिकली जो डिसऑनर ऑफ द चेक किया है वो कंपनी ने किया है. ठीक है, तो कंपनी इज देयर एज पर सेक्शन नंबर 141 हु इज लायबल. लेकिन कंपनी क्योंकि सजा नहीं काट सकती, तो जो व्यक्ति कंपनी का उस टाइम पे डायरेक्टर था या जो भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, उस व्यक्ति के को हम पनिश करते हैं. तो दैट इज द इंसिडेंटल पोर्शन. ठीक है, लेकिन एज फार एज 141 इज कंसर्न, the offense is caused by the companies itself. ठीक है, इंडिविजुअल ने कोई ऑफेंस वहां पे नहीं किया, लेकिन इंडिविजुअल की वाइकैरियस लायबिलिटी जो है वो बनाई जाती है. इज इट क्लियर? यस सुरेंद्र. सेक्शन 141 ऑफेंस बाय कंपनीज की बात करता है, लेकिन कंपनी का डायरेक्टर वाइकैरियसली लायबल किया जाता है. अगला सवाल है कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर 138 suo moto upon a complaint made in writing by the payee, upon a police report, or none of the above. 138 का जो ऑफेंस है कोर्ट कॉग्निजेंस किस चीज पे लेता है? वेरी सिंपल, इट इज अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय द पेई. ठीक है, मेड बाय द पेई. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 that section 138 of the negotiable instrument provides penal provisions in the case of dishonor of check if it is presented to a bank within the period of 3 months from the date on which it is drawn, on the date on which the payee makes the demand, from the date on which the demand of payee is accepted, and from the date on which it is drawn or within the period of its validity, whichever is earlier. Yes, section 138 provides penal provisions for the dishonor of check if it is presented to a bank within 3 months from the date it is drawn, on the date on which the payee makes the demand, from the date on which the demand of the payee is accepted, from the date on which it is drawn or within the period of its validity, whichever is earlier. Yes. Okay, so you people have given me the answer, that is option number D is the right answer. Perfectly fine. From the date on which it is drawn or within the period of its validity, whichever is earlier. ठीक है, तो आप जो है बैंक के सामने 3 महीने के अंदर चेक लेके जा सकते हैं. जो 3 महीने जिस दिन चेक ड्रॉ किया गया उसके 3 महीने के अंदर अंदर, या फिर विद इन द पीरियड ऑफ वैलिडिटी, जो भी वैलिडिटी का पीरियड रखा गया उससे पहले आप कभी भी जो है चेक को लेके जा सकते हैं. ठीक है, अगला सवाल है that which of the following clauses of 138 of the Negotiable Instrument Act requires notice of 15 days in the case of failure of payment? Clause A, clause B, clause C और clause D. कौन सा clause है 138 का जो 15 दिनों के नोटिस की बात करता है? Yes everyone. ठीक है, सो सुरेंद्र जी, और क्लॉज नंबर बी एक बार देख लो. क्लॉज नंबर बी एक बार बेरेक्ट में देख लो.
15 दिनों के नोटिस वाली बात, कितने क्लॉजेज हैं आपके 138 में? क्लॉजेज में लास्ट क्लॉज देखेंगे आप लोग, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेंशन द आंसर। यस सुरेंद्र, डायरेक्ट अगर पास में है जल्दी से एक बार देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग, डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेज ऑफ 138 रिक्वायर्स नोटिस ऑफ 15 days, notice of 15 days in the case of failure of payment of check, ठीक है। So it is option number C, that is clause number C of section 138 is the right answer, ठीक है। D clause है ही नहीं है, और B में जो है वो 30 days के पीरियड की बात रखी गई है। अगला सवाल है that which of the following sections of Negotiable Instrument Act empowers judicial magistrate first class or metropolitan magistrate to try the offences related to the dishonor of check? 143 subsection 1, subsection 2, 143 subsection 3, subsection 4. Yes, which of the following section empowers the JM1C or metropolitan magistrate to try the offence relating to the dishonor of check for the insufficiency of the fund? Section number 142, sorry 143(1), 143(2), 143 and 144. कौन सा सेक्शन है जो इनको इंपावर करता है? Yes everyone. Shalini, do you have DARE Act? Yes, yes or no करके बता देना। Yes sir, it's 143(1). Yeah, it's 143(1) is the right answer, which empowers the judicial magistrate first class or MM to try the offences relating to the dishonor of check or the insufficiency of the fund. So option number A is the right answer. देखो छोटा सा लॉ है, एक एक क्लॉज और सब क्लॉज के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, बिकॉज एग्जामिनर 5 सवाल डालने वाला है, 5 में से 5 आप ले सकते हो, 5 के 5 नंबर आपके हाथ में है, प्रोवाइडेड आपने बेरेक को ठीक से पढ़ा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 143 सबसेक्शन 1 इज द राइट आंसर। अगला है सवाल that right written complaint should be made in the court from the date of cause of action। ये बहुत बार सवाल रिपीट हो रहा है, ठीक है। It is 1 month, 45 days, 60 days or 90 days. The right answer is 1 month. We have done this question many times. Company 138, 140, 141 or 142. So option number C is the right answer. That is section number 141 deals with the offences related to the companies, ठीक है। अगला सवाल है, हाँ यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी सवाल, एक अगेन फैक्चुअल है लेकिन ट्रिकी है। दैट द प्रोविजन दैट नो कोर्ट इंफीरियर दैट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन और JM1C shall try the offence punishable under 138 exists under 142 clause B, 142 clause A, 142 clause C and 143, which is the right answer। कहाँ पे ये लिखा है कि कोई भी MM या JM1C से नीचे की अदालत जो है इस केस को नहीं सुन सकती, ठीक है। वेयर इट इज रिटन, ठीक है। सुष्मिता ने आंसर दिया है, फर्स्ट आंसर आया है सुष्मिता का मेरे पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे है, दैट इज सेक्शन नंबर 142 क्लॉज नंबर सी, ठीक है। शिखा, शालिनी सभी लोग सी पे हैं, परफेक्टली फाइन। सी इज द राइट आंसर। 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर सी इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगला सवाल है, which section of the Negotiable Instrument Act excludes the defense that drawer has no reason to believe when he issued the check that it may be dishonored on the presentment from the reasons stated in section 138? कौन सा ऐसा सेक्शन है जहां पे ये लिखा गया है that you have no such defense? Section number 140. Very good. Section number 140 talks about that such defenses are not allowed in these cases, ठीक है। अगला सवाल, in the trial of an offence under section 138 of the Negotiable Instrument Act, the provisions of section 262 to 265 CRPC shall apply, shall not apply, sometimes apply, or none of them. In a trial for an offence, under 138 of the Negotiable Instrument Act 1881, the provisions of the sections 262 to 265 of CRPC shall apply, shall not apply, sometimes shall apply, none of the above. Yes, सेक्शन नंबर 143 के अंदर ये लिखा गया है कि डिसऑनर ऑफ चेक के केसेस को चाहे कोर्ट्स तो समरी ट्रायल उसका चला सकती है। सेक्शन 262 से 265 CRPC समरी ट्रायल से रिलेट करता है। एंड व्हाट इज द राइट आंसर ओवर हियर? दैट इट विल अप्लाई, इट शैल नॉट अप्लाई, समटाइम्स इट विल अप्लाई, or none of the above.
ठीक है, सो आई एम गेटिंग द आंसर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सुरेंद्र एक बार आप ध्यान से बेरेक को उसको अगेन फॉलो करेंगे, ठीक है, दैट दोज प्रोविजंस आर टू बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंसेस अंडर 138, ठीक है, तो शेल अप्लाई जो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेकिन ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट को अगर लगता है कि मुझे समरी ट्रायल ना चलाते हुए रेगुलर ट्रायल चलाना है तो वो कोर्ट कर सकता है, ठीक है, दैट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, बट एज फार एज द आंसर इज कंसर्न इट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, बिकॉज बाकी कोई भी यहाँ पे सुटेबल आंसर नहीं है हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू a case law question है, in which of the following cases the Supreme Court held that the provision of section 141 of the Negotiable Instrument Act do not contain a condition that the prosecution of the company is a sine qua non for the prosecution of other persons. The liability of the directors etc is vicarious and will follow from the liability of the company. कि अगर कंपनी लायबल है तो डायरेक्टर्स वाइकेरियसली लायबल होंगे। ऐसा कौन से केस में कहा गया था? इट इज नरसिंह दास तपाड़िया वर्सेस गोवर्धन दास पटानी, सकेत वर्सेस इंडिया लिमिटेड वर्सेस इंडिया सिक्योरिटीज, केजी शर्मा वर्सेस प्रताप ऑटोव्हील्स और मोहम्मद इसाक गुलसानी वर्सेस राजामौली। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इसाक गुलसानी वर्सेस राजामौली इज द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। अगला सवाल, ठीक है, तो इट इज डन मेनी टाइम्स, ये सवाल काफी बार हम रिपीट कर चुके हैं, जस्ट ठीक है। चैप्टर नंबर 17 was inserted by the Amendment Act of which year? 1888, 1988, 1999, 1998 और 1989। इंसर्ट कब किया गया था? Which of the Amendment Act? It is 1988, ठीक। और इन्फोर्सेबिलिटी 1989 की है, इसका ध्यान रखिएगा, इट इज 1 अप्रैल 1989। अगला सवाल है, द कंप्लेंट अगेंस्ट an offense under 138 of Negotiable Instrument Act must be in writing, maybe orally or in writing, must be in writing supported by an affidavit, maybe an oral statement before a magistrate. Very simple, section number 142 से आप subsection 1 से आपका जो है आपका आंसर आना चाहिए, that is option number A, that is it must be in writing, complaint under 138 must be in writing, ठीक है। अगला सवाल अगेन मैच मेकिंग है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस 142 पे आ जाएगा, पावर ऑफ द कोर्ट टू ट्राई द ऑफेंसेस समरली 143 में आएगा, डिफेंस व्हिच मे नॉट बी अलाउड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ 138 ये 140 आएगा इसमें, एंड प्रिजम्पशन इन द होल्डर ऑफ इन द फेवर ऑफ द होल्डर ऑफ द चेक, दैट इज सेक्शन नंबर 139। सो अकॉर्डिंगली वी कैन आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वो वैसे ही मैच मेकिंग होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि 138 का कोई भी ऑफेंस जो है वो नहीं बनता है अनलेस एंड अनटिल जो चेक है वो बैंक के सामने कितने समय में दिया गया हो, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। आंसर इज 3 मंथ्स, ठीक है। क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे बिकॉज प्रोविजंस आपके पास 7-8 ही तो सेक्शंस है, कितने डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे, वही सवाल घुमा घुमा के बनाए गए हैं। Which of the following has a power to try an offense punishable under 138? Judicial magistrate, second class, executive magistrate, district magistrate or metropolitan magistrate? Option number D is the right answer. Metropolitan magistrate has the authority to undertake such kind of cases. अगला सवाल, which section of chapter 17 deals that if an offense under 138 is committed by the companies? Again 141 से ये relate कर लेंगे हम, परेशानी वाला सवाल नहीं है, ठीक है। अगला है that which of the following is a correct statement? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। सही स्टेटमेंट आपको जो है वो निकालना है। पहला कह रहा है that chapter number 17 of the Negotiable Instrument Act was inserted by Act number 66 of 1988. Is it correct or not? Yes or no करके बताते रहेंगे, Y और N लिख सकते हैं। For the purpose of 138 of the Negotiable Instrument Act, debt or liability means any debt or other liability. Yes or no करके आंसर देते रहेंगे। फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है that the period of issue of notice by the payee to the drawer from the 15 days to 30 days was substituted by Act number 66 of 1988. ये स्टेटमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लिखा है the period of issue of notice by the payee to the drawer
from 15 days to 30 days was substituted by Act number 66 of 1988. होता क्या था कि जैसे अभी हम जैसे बैंक जो है वो रिटर्न कर देता है चेक को, अनपेड कह देता है, तो आपको उस डेट से 30 दिनों के अंदर अंदर नोटिस भेजना होता है। तो पहले ये जो समय होता था ये 15 दिन हुआ करता था। तो सवाल है कि क्या ये 1988 की अमेंडमेंट से हुआ है? द आंसर इज नो, इट वाज इंसर्टेड इन 2002 जिसमें ये सब्स्टिट्यूशंस की गई थी। अगला है every trial of an offence under chapter 17 shall as possible as be concluded within 6 months from the date of filing of the complaint. So fourth statement is correct or not, yes or no करके आप बता सकते हैं। So answers मेरे ख्याल से आ गए, that is first, second and fourth are correct and the third is incorrect। ठीक है, very good। ठीक है, अगला सवाल again related to a judgment। Question है that in which of the following judgments the Supreme Court has held that those courts within whose local limits the Droi Bank is situated would have the jurisdiction to try the case for offence under 138। Very important। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 142 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था 2015 में। ठीक है, 2015 में अमेंडमेंट करके बहुत सारे चेंजेस किए गए जिसमें कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शंस को कैसे रखा जाएगा वो चीजें जो है वो बताई गई थी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट विच इज अ रूट कॉज ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ 2015 के अमेंडमेंट के पीछे कौन सा जो जजमेंट है वो रहा है? इट इज के भास्करन वर्सेस सनकरन विद्या बालन एंड अनदर, दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स वर्सेस कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द above। ठीक है, so I hope you people have given me the answer, that is option number B, perfectly fine। ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 2014 का जजमेंट था जिसके बेसिस पे 2015 में जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाया गया। अगला सवाल, the delay in filing of the complaint under 138 can be condoned by सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन, 137, 142, 143। कौन सा सेक्शन है जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए बात करता है? यस, अरे बंधुओं लिमिटेशन में कहां जा रहे हो? ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ये क्रिमिनल केस है, सिविल मैटर थोड़ी है। It is not talking about the appeals or application. It is talking about when there is a delay in filing of the complaint under 138, it can be condoned by section 5 limitation, 137, 142, 143। सेक्शन नंबर 142 ध्यान से पढ़ना, वहां पे रखा गया है कि आपको वैसे तो कंप्लेंट 1 महीने के अंदर अंदर फाइल करनी होती है, लेकिन अगर आपसे डिले हो जाए तो आप कोर्ट को सफिशिएंट रीजंस बता के डिले को कंडोन जो है वो करवा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लिमिटेशन में क्यों भाग रहे हो? ठीक है, अगला सवाल है, ठीक है, वी आर गोइंग टू कंक्लूड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चंस नाउ। सवाल है दैट इन एवरी ट्रायल सेक्शन 143 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 an endeavor shall be made to conclude the trial within 6 months from the date of filing। Again repeat हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए is the right answer, that within 6 months we have to try to conclude the trial। अगला सवाल है, कंपनी जो है 141 के अंदर उससे क्या हमारा वास्ता नहीं है? कंपनी में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती है? अ फर्म, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। सो लास्ट वन इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सुष्मिता, इट इज अबाउट टू ओवर है ना, 2-3 सवाल बचे हैं, उसके बाद कंक्लूड करके ही हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, बिकॉज कल के सेशन में फिर एक्साइज एक्ट में डिस्कस करना है ना, तो मैं वी आर गोइंग टू टेक अप द नेगोशिएबल अगेन। 2-3 सवाल बचे हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। दैट व्हाट प्रोसीजर ऑफ ट्रायल इज प्रोवाइडेड फॉर द कोर्ट टू अगेंस्ट द मैटर रिलेटेड टू द पेनल्टीज इफ कम अंडर एनी ऑफ द सेक्शंस ऑफ चैप्टर 17 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। व्हाट प्रोसीजर ऑफ ट्रायल, ध्यान से बिना आंसर क्वेश्चन पूरा पढ़े आंसर नहीं देना है। What procedure of trial is provided against the matter related to the penalties if come under any section of chapter 17 of the negotiable instrument act? Session trial, summary trial, warrant trial और summons case। किस तरीके का ट्रायल जो है वो चलाया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यू पीपल आर रेफरिंग परफेक्टली। ठीक है, इसमें 2 चीजें आ रही हैं। ठीक है, एक शालिनी ने समन्स केस की बात कही है
और the other people are stating that it should be the summary trial. ठीक है, देखो सवाल को अगर एक बार ध्यान से पढ़ें, so you can come to the actual conclusion of this. What procedure of trial is provided to the court against the matter related to the penalties if come under any section of chapter 17 of the Negotiable Instruments Act 1881. So it is to be seen in reference to section number 143, and the courts can go for the summary trials. ठीक है, अगला सवाल, again it is a case law based question. Just hold on. The question is, the provision contained in 141 creates a constructive liability on a person responsible for the conduct of the business of the company. कौन से केस में कहा गया था कि जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो कंस्ट्रक्टिवली लायबल होंगे? इट इज एसवी मजुमदार वर्सेस गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, मांडवी कॉर्पोरेशन वर्सेस निमेश पी ठाकरे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एंड बोथ ए एंड सी. ठीक है, सुष्मिता इज गिवन आंसर, दैट इज इट शुड बी सी, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एसवी मजुमदार दोनों ही केसेस जो है वो इसी चीज से रिलेट करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. जस्ट लास्ट क्वेश्चन है that section 142 capital A of the Negotiable Instrument Act 1881 was inserted by Act number 26 of 2015 with effect from 15/6/2015, inserted by 2002, inserted by 1988, or none of the above. ठीक है, so answer is given by you people very well. That is option number A is the right answer. 2015 का अमेंडमेंट है, 15/6/2015 को enforceable हुआ है, और जिसके बेसिस पे वैलिडेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पेंडेंसी ऑफ पेंडिंग केसेस की बात आई थी. सो दिस इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 8. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. ठीक है, इसमें ठीक है सुष्मिता, एज फार एज द मेंस टेस्ट आर कंसर्न, तो आई हैव टू फिगर इट आउट कि मॉक टेस्ट अभी, वैसे तो कल भी है मॉक टेस्ट, लेकिन अभी नेगोशिएबल का आई हैव टू मेक अ स्पेशल पेपर ना फॉर दैट, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो. ठीक है, in the meanwhile, in the coming week I will give you the question in paper in reference to Negotiable Instrument Act itself. ठीक है, Negotiable Instrument Act को means में अगर आप अपना optional में रखते हैं तो इसका फायदा ये है कि if you refer the judgments in the answers ना, so you may get more marks from the candidates who are only answering the direct based answers. ठीक है, तो उसका एक बेनिफिट तो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कि अगर आपने केस लॉ से थोड़ा सा काम किया है तो एडिशनल, मतलब 1-2 नंबर आपको बाकियों से ज्यादा जो है वो मिल सकते हैं. ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 1-2 नंबर का फर्क जो है वो आ सकता है. ठीक है, सो बाय दिस आई एम क्लोजिंग द सेशन. थैंक यू सो मच. विल मीट टुमारो सेम टाइमिंग. गुड नाइट.